Good evening, everyone. In today's session, we will be discussing the most expected question of error detection in HP Secretariat Clerk exam. So, we'll start this session. Before starting this session, I would like to share our daily schedule with you. And you can pause this video and can read it thoroughly. So, let's start with the first question. First question is, do the roses in your garden smell more sweetly than those in ours? आज के सेशन में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट्स पे जो आपके कमांड है उसको आज हम चेक करने वाले हैं कि आप क्वेश्चंस को कहीं पढ़कर तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, कि आप कॉन्सेप्ट्स यहां पर देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, नहीं मतलब यहां पर जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे ही सिखाने वाला हूं। जितने भी आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन वो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन आवर्स? चलिए, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले एक बार आप देख लेंगे कि क्या आपको इसमें एरर लग रहा है, क्या गलती लग रही है। फिर भी अगर आप ना समझ पाए तो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर जो गलती है वो स्वीटली है। ठीक है, स्वीटली यहां पर नहीं आएगा, सॉरी, स्वीटली यहां पर नहीं आएगा। स्वीटली की जगह पर हमें यहां पर क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा स्वीटर। स्वीटली नहीं आएगा, यहां पर हमें क्या लिखना होगा? स्वीटर। अब स्वीटर किस वजह से लिखा जा रहा है? स्वीटर किस वजह से लिखा जा रहा है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, देन। ठीक है, देन एक ऐसा वर्ड है जो आपका क्या होता है? कंपैरेटिव कनेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम? कंपैरेटिव कनेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि देन एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो कंपैरेटिव कनेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज तब किया जाता है जब हम क्या करेंगे, किसी भी दो चीजों को कंपेयर करेंगे या दो एक्टिविटीज को कंपेयर करेंगे या दो किसी क्वालिटीज को कंपेयर करेंगे, तब हम देन का यूज करते हैं। अब देन आपको जब भी दिखाई दे तो इससे पहले आपको हमेशा ही क्या लगानी होती है? कंपैरेटिव डिग्री लगानी होती है। ठीक है, अब जो डिग्रीज है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डिग्रीज जो होती है हमारी तीन तरह की होती है। एक होती है हमारी कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, एक होगी हमारी कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये तीन तरह के डिग्रीज का यूज कब किया जाता है? पॉजिटिव डिग्री का यूज तब किया जाएगा व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, जब किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव का कब करते हैं? जब कंपैरिजन क्या है? 1 वर्सेस 1, जब कंपैरिजन आपका 1 वर्सेस 1 है। और सुपरलेटिव का यूज तब करते हैं जब कंपैरिजन क्या है? 1 वर्सेस ऑल। आई बात समझ में? जैसे कि हम कह सकते हैं ही इज टॉल, यहां पे किसी का कंपैरिजन किससे नहीं करा, तो ये जो डिग्री है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने कहा ही इज टॉलर देन राम। अब यहां पर कंपैरिजन क्या हमें देखने को मिल रहा है कि राम का और ही का कंपैरिजन, यानी कि 1 वर्सेस 1 यहां पे हमें कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। और सुपरलेटिव में अगर मैं कहूंगा कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द विलेज, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द विलेज। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसे कह दिया कि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द विलेज। अब इसका कंपैरिजन किससे कर दिया? जितने भी लोग आपके विलेज में है सबसे ज्यादा जो लंबा लड़का है वो यही है। ठीक है, तो टॉलेस्ट जो है यहां पर क्या बन जाएगी? ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप बात ये समझिए कि जो डिग्रीज है ये दो तरह से हमें देखने को मिलती है डिग्रीज। ठीक है, दो तरह से कैसे देखने को मिलती है? एक होती है किसकी? आपकी एडजेक्टिव्स की डिग्रीज। एक क्या होती है? आपकी एडजेक्टिव की डिग्री, और एक होती है आपकी एडवर्ब की डिग्री। ठीक है, जब क्वालिटीज को कंपेयर किया जाए, जब क्वालिटीज को कंपेयर किया जाए तो फिर हम एडजेक्टिव की डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कहा यू आर स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं कि ही इज स्मार्टर देन यू, अगर मैं ऐसे कह दूं कि ही इज स्मार्टर देन यू, अगर मैं ऐसे कह दूं तो यहां पर मैंने क्या करा कि ही का कंपैरिजन यू से कर दिया। ठीक है,
अब यहां पर किसका कंपैरिजन कर रहा है, क्वालिटीज का। स्मार्ट होना क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। तो क्वालिटी का जब कंपैरिजन होगा तो डिग्री फिर एडजेक्टिव की आएगी। यहां पर स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट जो है ये एडजेक्टिव की डिग्री है। लेकिन मैं कहूं कि यू वर्क स्मार्टली एंड ही वर्क स्मार्टली, बट मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, मैं ऐसा कहूं कि ही वर्क्स मोर स्मार्टली देन यू, ही वर्क्स मोर स्मार्टली देन यू, अगर मैं ऐसा कह दूं तो फिर क्या होगा, फिर हम यहां पर कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, काम करने का, यानी कि एक्टिविटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी एक्टिविटी का कंपैरिजन होगा तो डिग्रीज किसकी आएंगी, एडवर्ब्स की आएंगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ही सिंग्स स्वीटली, मैंने क्या कहा कि ही सिंग्स स्वीटली, कि वो बड़ा ही स्वीटली गाता है, ठीक है। फिर मैंने कहा यू सिंग स्वीटली, यू सिंग स्वीटली, क्लियर। ही सिंग्स स्वीटली एंड यू सिंग स्वीटली। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया जाए, दोनों के गाना गाने का कंपैरिजन कर दिया जाए तो क्या मतलब बनेगा कि कंपैरिजन किसका है, किसी क्वालिटीज का है या फिर एक्टिविटीज का है। अब गाना तो एक एक्टिविटी है, एंड व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू एक्टिविटीज है ना, वी हैव टू यूज द डिग्रीज ऑफ एडवर्ब, नॉट एडजेक्टिव। एडवर्ब की डिग्रीज आपको वहां पर यूज करनी है, क्लियर। तो एडवर्ब की जो डिग्रीज है, ठीक है, तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है स्वीटली, स्वीटली एक एडवर्ब होती है, ठीक है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर स्वीटली। आ रही है बात समझ में, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर स्वीटली। अब यहां पर देखिए जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर स्वीटली, यहां पर ये लिखी हुई थी, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर स्वीटली वो यहां पर लिखी हुई थी, ठीक है। और इसकी सुपरलेटिव हो जाएगी मोस्ट स्वीटली। हालांकि सुपरलेटिव से हमें यहां पर कुछ करना नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैंने लिख दिया स्वीटली से मोर स्वीटली, मोर स्वीटली से मोस्ट स्वीटली, ये हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पर जो मोर स्वीटली लिखी है एक्टिविटी के कंपैरिजन के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल, स्मेल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा रोज स्मेल्स स्वीट, एक मैंने कहा रोज स्मेल्स स्वीटली, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों सेंटेंसेस में सही कौन सा, रोज स्मेल स्वीट या रोज स्मेल स्वीटली, तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो आधा अधूरा ज्ञान रखकर इस सेंटेंस को पढ़ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि सर स्वीटली भी सही लग रहा है और स्वीट भी सही लग रहा है, दोनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों सही नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है लिंकिंग वर्ब, ये जो है लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों सेम हो तो बीच वाली वर्ब लिंकिंग होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि राम इज अ सोल्जर, या फिर मैं सोल्जर लिख देता, राम इज अ सोल्जर, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया कि राम इज अ सोल्जर। अब राम ही सोल्जर है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो इसके बीच वाली वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। इसके बीच वाली वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो यहां पर रोज ही क्या है, स्वीट है, मतलब उसकी जो स्मेल है वो स्वीट है, यानी कि जो स्वीट है ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए है, रोज के लिए कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस की मतलब विच कंप्लीट्स, विच फुलफिल्स, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझिए, देखो मैं आपको इसको छोटे से एक एग्जांपल से और समझा देता हूं, ठीक है, जिससे आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूजन बढ़ भी सकती है। कॉन्सेप्ट्स जो है वो बड़े ही, जिसको कहते हैं, प्यारी चीज है अगर समझ में आ जाए तो, अगर समझ में नहीं आया तो कॉन्सेप्ट फिर मुश्किल भी लगते हैं। तो कोशिश करते हैं कि समझे इसको एक और एग्जांपल से। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा कि ही इज स्मार्ट, ठीक है, और एक मैंने लिखा ही इज स्मार्टली। दो सेंटेंसेस मैंने यहां पे लिखे, मैं एक मैंने लिखा है ही इज स्मार्ट और दूसरे में लिखा मैंने ही इज स्मार्टली। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है, तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या होगा कि सर फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि सेकंड वाला तो बोलने में ही गलत लग रहा है। गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम है तो बीच वाली वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब्स नहीं लिखी जाती। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब्स नहीं लिखी जाती। या तो आप नाउन लिखते हो, या तो आप प्रोनाउन लिखते हो, या फिर आप लिख सकते हो एडजेक्टिव, ठीक है। किसके बाद, आफ्टर लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जब भी क्या दिखाई दे आपको, लिंकिंग वर्ब आपको दिखाई दे, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपने क्या करना है,
कि या तो नाउन लिखना है या प्रोनाउन, या फिर क्या लिखना है आपने, एडजेक्टिव, लेकिन एडवर्ब नहीं लिख सकते क्योंकि स्मार्टली जो है एक एडवर्ब है, इस करके यहाँ पे हमें बोल के अजीब लग रहा था। ठीक है, तो अब जो रोज है, ठीक है, वो क्या है, स्मेल कर रहे हैं। कैसे स्मेल कर रहे हैं, स्वीटली। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्मेल जो है, जैसे हमने यहां पर देखा कि स्मेल जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं लिखी जा सकती, इस करके ये भी गलत है। ठीक है, क्या आना चाहिए था, स्वीट। अब यहां पर देन है, यानी कि मतलब हमें इतना समझ में आ गया कि स्मेल के साथ आपको एडजेक्टिव लिखना है, स्मेल के साथ आपको एडजेक्टिव लिखना है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ये जो स्वीटली एडवर्ब लिखी हुई थी, ये तो लिखी नहीं जा सकती, है ना। अब यहां पर लिखा है देन, यहां हमें क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। देन से पहले हमेशा क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि जो स्वीट है उसकी कंपैरेटिव डिग्री लिख देंगे, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये इसकी क्या है, डिग्रीज है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटर। स्वीटर इज ऑलरेडी a comparative degree, we cannot use two comparative degrees together, यानी कि स्वीटर से पहले आपको मोर मच कुछ नहीं लगाना, ठीक है, या मोर नहीं लगाना आपको इससे पहले। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। तो समझिए कॉन्सेप्ट जो है बड़े ही, जिसको बोलते थे कि इंटरेस्टिंग चीजें हैं, समझ में आई। तो फिर चीजें होता क्या, ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, है ना, कि ऐसे सोचते हैं कि देखी जाएगी यार वहां पर जाकर, कि हो गया सही तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। ऐसा मत करो अपने साथ, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी सिर्फ सिलेक्शन में ही नहीं, आपके हर जगह काम आने वाली है ना। सिलेक्शन के बाद आपके बहुत से ऐसे टास्क होंगे आपकी गवर्नमेंट जॉब में जो आपको परफॉर्म करने होंगे, जिसमें इंग्लिश का रोल बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, तो सीखो, अच्छे सीखो। अगर आप इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट अच्छे सीखते हैं तो फिर आप बोलना भी अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बोलना अच्छा जानते हैं इंग्लिश को, तो फिर वो एक आपकी, जिसको बोल सकते हैं कि आपके पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देती है चीज वो। ठीक है, आप हो सकता है पहले ही वो बहुत वेल ग्रूम्ड हो। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो जो ऑलरेडी इंग्लिश को अच्छे से बोल लेते हैं, ठीक है, ठीक ठाक बोल लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं भी बोल पाते। तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सीख लो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एग्जाम की बात करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें, और वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो फिर ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा समझ, एक दो बार रिपीट करके देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा, कोई बात, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू लेंड हिम अ बुक ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट, एंड नेवर यू विल गेट इट। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां से एक बात समझिए आप कि मान लीजिए मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि बंटी कम्स ऑलवेज ऑन टाइम। एक सेंटेंस मैंने लिखा बंटी कम्स ऑलवेज ऑन टाइम, और दूसरा मेरा सेंटेंस लिखा कि बंटी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। बंटी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दो सेंटेंसेस में आपको जो है वो राइट सेंटेंस पहचानना है, तो कौन सा राइट सेंटेंस होगा हमारा, फर्स्ट वन और सेकंड वन, कौन सा सेंटेंस हमारा राइट होगा। बंटी कम्स ऑलवेज ऑन टाइम एंड बंटी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। अगर थोड़ी सी अगर आप नॉलेज रखते हो तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो ऑलवेज है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑलवेज क्या है, ऑलवेज जो है ये होती है आपकी एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने, इसको बोला मैंने एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ठीक है, जैसे कि ऑलवेज हो गया, है ना, एवर हो गया, नेवर हो गया, ठीक है, यूजुअली हो गया, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया। ठीक है,
एटसेट्रा। ये सारी होगी आपकी इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। एक होती है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जैसे डेली हो गया, वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये आपकी डेफिनेट होती है और ये इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो भी इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है ना, जब भी इनको सेंटेंस में लिखा जाए तो इनको मेन वर्ब से पहले लिखना होता है। क्या कहा मैंने, कि जो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज है दैट शुड बी यूज बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है, उनको मेन वर्ब से पहले लिखना चाहिए। अगर हम उसको कहीं और प्लेस कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को एक बार आप ध्यान से पढ़िए। उसने कहा इफ यू लेंड हिम अ बुक ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट। अब नेवर जो है यहां पर, ये क्या है, ये आपकी एक इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। ये जो नेवर है ये क्या है, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। और इस सेंटेंस में जो गेट है ये मेन वर्ब है, ठीक है, और विल जो है ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और नेवर जो है ये क्या है, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। तो ये गलत होता है, इसको ऐसे नहीं लिखना, आप इसको ऐसे लिखोगे एंड यू विल नेवर गेट इट, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गेट से पहले आप लगाएंगे नेवर। आप ये चीज याद रखेंगे कि जो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज है इनको आप हमेशा ही कब यूज करेंगे, मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे, ठीक है। अगर मेन वर्ब से पहले यूज करते हो तो यहां पर देखिए ऑलवेज जो है ये हमने कम्स के बाद लिखा हुआ है, और यहां पर ऑलवेज जो है कम से पहले लिखा हुआ, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई बात समझ। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी शुड बी यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब। क्लियर है जी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई कैन लेंड हिम माय पार्कर पेन फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट उठाया गया है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम नरेशन का कॉन्सेप्ट है। नरेशन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो देखिए यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसको बोलते हैं हम, इसको, ये जो है यहां तक, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये जो है इफ आई कैन लेंड हिम, ये जो बाकी है, ठीक है, यहां तक, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो ना, जैसे यहाँ पे टोल्ड लिखा हो, आस्क्ड लिखा हो, ठीक है, ऑर्डर्ड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर ये पास्ट में है ना तो फिर अंदर वाली सारी फॉर्म्स जो होती है वो किस में चल जाती है, आपकी पास्ट में चले जाती है, ठीक है। अंदर वाली जितनी फॉर्म्स है वो सारी पास्ट में चल जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर तो कैन लिखा हो, और कैन जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है। रिपोर्टिंग वर्ब जब भी आपकी पास्ट में हो तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब्स हैं वो भी पास्ट में जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कैन है ये क्या है, ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, इसको क्या कर देंगे, पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, कुड कर देंगे, ठीक है। देखो फिर भी अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस बात को ना समझ पाया तो देखो फिर अब मैं समझाता हूँ इसको डिटेल में आपको। कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन बना कब होगा, ये क्वेश्चन ऐसे बना होगा कि पहले ये क्वेश्चन ऐसे रहा होगा कि माय फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है, कैन यू लेंड मी योर पार्कर पेन, पी कैपिटल आएगा, पार्कर पेन फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट ये उठाया गया कि माय फ्रेंड सेड टू मी कैन यू लेंड मी योर पार्कर पेन फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। अब इसको उन्होंने कहा कि इसको किस में चेंज करो, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। ये डायरेक्ट स्पीच होती है जिसमें कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। मतलब किसी और की कही गई बात उसी के शब्दों में जब हम लिख दे, और जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूंगा तो ये चेंज कुछ इस तरह से होगा कि माय फ्रेंड सेड टू जो है वो आस्क में चेंज होता है कब, जब क्या हो, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव साइन में यहां पर लगाना भूल गया, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर बन जाता है कि क्या, माय फ्रेंड आस्क्ड मी। अब ये जो कोई भी ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो शुरू हो आपका हेल्पिंग वर्ब से, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हैं तो इफ या वेदर का यूज करते हैं, और इसके बाद जो सेंटेंसेस को एसर्टिव बना देते हैं, सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। तो क्या होता है, यू जो सेकंड पर्सन है मी के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, इफ आई, अब जो सॉरी, अब जो कैन है इसकी पास्ट फॉर्म कर दी जाएगी, तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, कुड,
इफ आई कुड, और मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे करो, अगर मोडाल सिंपल फॉर्म है तो आई कुड लैंड, ठीक है। मी की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। योर की जगह पे क्या हो जाएगा, माई। पार्कर पेन फॉर अ फ्यू डेज। आई बात समझ में, है ना। तो यहां से आपको कुछ ना कुछ जो स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि आपने पहले पढ़ाई नहीं की है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, आपने बेसिक टच भी नहीं किया अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे होंगे। क्लियर। तो थोड़ा सा तो आप पढ़ें, अगर फिर भी आप मतलब नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि यार मुश्किल लग रही है ये चीजें या कुछ हमें ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बैठे, हम आपके लिए हमेशा ही हाजिर हैं, आपकी सेवा में। जब भी आप कहेंगे तब हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, ठीक है। तो समझते रहिए, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे चीजें। चलिए, आई एम थिंकिंग ऑफ टू गो टू आगरा फॉर माई कजन्स मैरिज, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ टू गो टू आगरा फॉर माई कजन्स मैरिज। अब ये जो क्वेश्चन उठाया गया है, इस क्वेश्चन में वैसे तो दो गलतियां मुझे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट पूछा गया, वो कॉन्सेप्ट जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब से पूछा गया है। नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है कि देखो, आप एक चीज याद रखो, जैसे मैंने कहा ही इज एक्सपर्ट इन टेल लाइज, ठीक है। फिर मैंने कहा ही इज एक्सपर्ट टू, सॉरी, he is expert in to tell lies। फिर मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा, he is expert in telling lies। अब ये सेंटेंस मैंने आपको पता क्यों दिया, क्योंकि इस सेंटेंस में चाहे आपको कॉन्सेप्ट पता हो या ना पता हो, आप आंसर सही बताएंगे, है ना। आपको लग रहा होगा पढ़कर कि सर इसमें तो थर्ड ही सही है। अब क्यों सही है ये नहीं पता क्यों सही है, लेकिन है तो थर्ड ही सही है। क्लियर। तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं, हाँ बिल्कुल सही है, थर्ड सही है। अब ये दोनों गलत क्यों है, ठीक है। पहली तो बात, ये जो प्रेपोजिशन है इन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रेपोजिशन जो है ना, इनके बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट लिखे जाते हैं। जो प्रेपोजिशन है इनके बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट लिखे जाते हैं। नाउन इक्विवेलेंट कौन हो सकते हैं, कि जैसे जो नाउन के बराबर हैं, जैसे आपके जो इंफिनिटिव हो गया, जेरेंड हो गया, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, ये नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। तो इनके बाद या तो नाउन या तो नाउन इक्विवेलेंट लिखे जाते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दी थी, वर्ब। अब प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं लिखी जा सकती, गलत हो गया, ठीक है। और यहां पर जो टू टेल है ये इंफिनिटिव है, तो इंफिनिटिव तो नाउन इक्विवेलेंट होता है, तो शायद इसको लिख सकते हैं। और यहां पर ये जो लिखा है टेलिंग, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये है आपके क्या, ये है जेरेंड फॉर्म, ये है जेरेंड फॉर्म, ठीक है। और ये है इंफिनिटिव फॉर्म। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर आप कोई वर्ब लिखना चाह रहे हैं, अगर वो वर्ब एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, तो उस वर्ब को आप क्या करोगे, उस वर्ब को आप जेरेंड फॉर्म में लिखोगे, यानी कि आईएनजी फॉर्म में। अगर फिर भी ना समझ में आ रही हो राजे, तो फिर ऐसा देखो कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लिखी जाएगी, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लिखी जाएगी, तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी, बात यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे थिंकिंग के बाद ऑफ लिखा है, अच्छा ये भी इंफिनिटिव था, लेकिन इंफिनिटिव नहीं लिखे जाते, इसके बाद हमेशा क्या लिखे जाते हैं, जीरेंड लिखे जाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है यहां पर, ये है हमारे लिए क्या, जीरेंड। आई बात समझ में। तो जीरेंड लिखे जाएंगे इसके बाद, तो क्या हो जाएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ, ठीक है। तो ये तो इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव नहीं आएंगे, क्या आएंगे इसके बाद, जीरेंड आएंगे, गोइंग टू आगरा फॉर माई कजन्स मैरिज, ठीक है, फॉर माई कजन्स मैरिज। अब मैरिज जो है ना यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए था, कजन्स वेडिंग होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ हमारा क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग इन द फ्रेंच। द इंस्टीट्यूट इम्पार्ट ट्रेनिंग इन द फ्रेंच, ये आर्टिकल से क्वेश्चन उठाया गया, द नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप क्या करते हैं, कोई भी मील हो,
कोई लैंग्वेज हो, ठीक है, कोई गेम हो, कोई स्पोर्ट हो, कोई सीजन हो, लेक हो, कलर है, ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स हो गए। इनके नेम से पहले ना, इनके नेम से पहले द मत लिखा करो, ये ना, ठीक है, इनके नेम से पहले द जो है ना वो नहीं लिखना, ये द जो है इसको क्रॉस मारो, द नहीं लिखना इनके नेम से पहले। तो फ्रेंच जो है ये भी क्या है, ये नेम ऑफ लैंग्वेज है। फ्रेंच क्या है, ये क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेज है। अगर ये नेम ऑफ लैंग्वेज है तो क्या होगा फिर, अगर ये नेम ऑफ लैंग्वेज है तो क्या होगा, इससे पहले द नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो ये चीज आप याद रखेंगे, मील का नेम, लैंग्वेज का, गेम, स्पोर्ट, सीजन, लेक, कलर, कॉन्टिनेंट्स, इनके नाम से पहले आप द मत लगाया करो, अवॉइड करे करो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आई शैल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम प्रोवाइड यू डू नॉट डिस्टर्ब मी। इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं इस काम को जो टाइम गिवन है ठीक है, उस गिवन टाइम में कर पाऊंगा अगर आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, बशर्ते मुझे आप डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोवाइड लिखे ना, प्रोवाइड की जगह पे क्या होना चाहिए था, प्रोवाइडेड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्रोवाइडेड। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपको उठाया गया कंडीशनल सेंटेंसेस से। कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कोई कंडीशन पुट की जाए। जैसे मैं कहूं कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे, तो ये क्या है, अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। तो इसमें दो हमें सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। एक क्या है, अगर आप मेहनत करते हो, तो ये क्या है, ये कंडीशन है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप कामयाब हो जाओगे, मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे। तो अगर आप मेहनत करोगे, ये क्या कंडीशन है, और इसका रिजल्ट क्या है, आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशंस होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है आने वाले समय में, मतलब मैं अब इसकी प्रोबेबिलिटी है ना कि अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब हो जाओगे। मैं कहूं कि अगर आप तेज तेज चलोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी कोई प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन। जैसे मैंने कहा कि अगर उसने मेरी मदद की तो मैं जीत जाऊंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, हाँ हो सकता है कि अगर उसने मदद कर दी तो मैं जीत जाऊं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कंडीशन विच शोज प्रोबेबिलिटी कम्स अंडर ओपन कंडीशन। ठीक है, तो ओपन कंडीशन में आपके दो डिफरेंट क्लोजेस होते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट क्लोजेस। अच्छा, कौन कौन से होंगे दो डिफरेंट क्लोजेस, एक होगा आपका क्या, कंडीशनल क्लोज, ठीक है, और एक होगा क्या आपका रिजल्ट क्लोज, जैसे कि मैंने आपको समझाई दिया। ठीक है, एक है कंडीशनल क्लोज और एक है रिजल्ट क्लोज। तो रिजल्ट क्लोज और कंडीशनल क्लोज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जो कंडीशनल क्लोजेस होते हैं, ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं किससे, ये स्टार्ट होते हैं किससे, ये स्टार्ट होते हैं इफ से। ठीक है, अनलेस, अंटिल, एज इफ, सपोज, प्रोवाइडेड, as soon as long as। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं किसमें, कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत में। अब इसमें कंडीशन क्या थी कि अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं करें आप, अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, ये कंडीशन थी, यानी कि कंडीशनल क्लोज था तो उसके शुरुआत में प्रोवाइड नहीं प्रोवाइडेड आना चाहिए था। ये बात आई बात समझ में। प्रोवाइडेड का मतलब होता है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, बशर्ते। ठीक है, इसका ये मतलब होता है बशर्ते। बशर्ते का मतलब क्या है कि शर्त ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित वुड हैव श्योरली गॉट द जॉब इफ शी वुड हैव अटेंडेड द इंटरव्यू। अब ये जो सेंटेंस उठाएगा ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस का ही क्वेश्चन है। अब ये जो कंडीशन है ये आपकी क्लोज कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, क्लोज कंडीशन है। अब ये क्लोज कंडीशन किसको कहा जाता है भाई, क्लोज कंडीशन ऐसी कंडीशन है
विच इज रिलेटेड टू पास्ट एक्शन। क्लोज कंडीशन कैसी कंडीशन है, विच इज रिलेटेड टू पास्ट एक्शन, मतलब पास्ट एक्शन को लेकर अगर हम कुछ है ना कंडीशन पुट करें तो वो कंडीशन क्या होगी, वो होगी क्लोज कंडीशन। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पढ़ लेते तो आप कामयाब हो चुके होते, ठीक है, या फिर मैंने कहा आप अपनी ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़े होते तो आपके मार्क्स और अच्छे आए होते। तो ये मैं किसको लेके कंडीशन बना रहा हूं, पास्ट एक्शन को लेके कंडीशन बना रहा हूं। तो जब भी हम किसी पास्ट एक्शन को लेकर कोई कंडीशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज कंडीशन। तो यहां पर यही इसने कहा है कि अमित वुड हैव श्योरली गॉट द जॉब, कि उसको पक्का जॉब मिल गई होती इफ शी वुड, अच्छा अमिता होना चाहिए था, शी, ठीक है, इफ शी वुड हैव अटेंडेड द इंटरव्यू, अगर उसने इंटरव्यू अटेंड किया होता है तो इसका मतलब क्या बना कि उसने इंटरव्यू अटेंड नहीं करा और उसे जॉब नहीं मिली। अब ये पास्ट एक्शन को लेकर कह रहे हैं कि उसको जॉब पक्का मिल जाती अगर उसने इंटरव्यू अटेंड कर लिया होता। तो ये क्लोज कंडीशन होगी। अब क्लोज कंडीशन में भी आपके क्या होंगे, दो क्लोजेस होंगे, एक होगा कंडीशनल क्लोज और एक होगा रिजल्ट क्लोज। रिजल्ट क्लोज, इसमें रिजल्ट हमें देखने को मिले, जैसे ये क्या है, ये है रिजल्ट क्लोज, ये क्या है रिजल्ट क्लोज, और ये जो है जो इफ से शुरू हो रहा है ये क्या हो जाएगा आपका कंडीशनल क्लोज। समझ गए इतनी बात। चलिए अब जो क्लोज कंडीशन होती है इसका जो रिजल्ट क्लोज होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आगे इफ भी लगा लेते हैं हम, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो आपका रिजल्ट क्लोज होगा उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ आएगा कुड या फिर आएगा वुड या फिर आएगा माइट, तीनों में से कोई एक, प्लस इसके साथ आएगा हैव और फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट क्लोज है इसमें पहले लिखा गया, इसमें वुड के साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये सही है। क्या ये भी सही लिखा है, लेकिन इसमें तो फिर से वुड कर दिया, और इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या आता है हैड और फिर V3, यानी कि ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए था, वुड हैव नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा हैड। इफ शी हैड अटेंडेड, इफ शी हैड अटेंडेड द इंटरव्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अमिता वुड हैव श्योरली गॉट द जॉब इफ शी हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से उठाया गया, क्लोज्ड कंडीशन से आपका ये कॉन्सेप्ट उठाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट ही वाज टोल्ड दैट हिज मदर वाज नो मोर, ठीक है। चलिए अब आप एक चीज याद रखेंगे कि ये जो कनेक्शन है ये आपका कोरिलेटिव कनेक्शन से उठाया गया। तो एक चीज याद रखना कि स्कार्सली हो, बेयरली हो या हार्डली हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। इनके साथ अगर आपने कोई कोरिलेटिव कनेक्शन यूज करनी है तो या तो व्हेन यूज होती है या तो बिफोर यूज, या तो व्हेन या फिर बिफोर, दोनों में से कोई एक लगाया करो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दैट लगा दिया है, ठीक है, दैट, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, देन, सॉरी व्हेन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन ही वाज टोल्ड दैट हिज मदर वाज नो मोर, ठीक है। अच्छा कभी अगर आपको ये दिखाई दे नो सूनर, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, नो सूनर दिखाई दे, या फिर आपको दिखाई दे अदर, या फिर आपको दिखाई दे रेदर, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगा दिया करो, इसके साथ आप जो पेयर यूज करोगे वो देन का यूज करोगे, THAN। एक होता है THEN, ये नहीं करोगे, ठीक है, इसको नहीं, इसको करोगे THAN, इस वाले पेयर को यूज करोगे। आई बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन ही वाज टोल्ड दैट हिज मदर वाज नो मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग लेक्चर्स रेगुलरली दो कॉलेज वाज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो यहां पर बात चल रही है वो किसकी चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और प्रेजेंट में हमने क्या कर दिया, पास्ट यूज कर दिया। वो क्या कहना चाह रहा है कि वो कॉलेज जाने से अक्सर क्या है, मतलब नेग्लेक्ट करता है कॉलेज जाना, कि वो नहीं जाना पसंद नहीं करता, ठीक है, उससे परहेज करता है कॉलेज जाने से रेगुलरली।
हालांकि उसका जो कॉलेज है वो उसके घर से कुछ ही डिस्टेंस पे है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो ये जो बात है, ये बात क्या है आपकी, ये आपकी बात किसी फैक्ट को एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। तो फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करा करो। यहाँ पर वॉज नहीं इज, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है तो ये भी क्या होगी, प्रेजेंट ही होगी। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडो सराउंडेड इट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन हमने पढ़ा था, इनकी ये तो सही है, सॉरी। अगर ये सही है तो फिर गलती कहां पे है? गलती देखिए कहां पे है कि कभी भी कोई सेंटेंस अगर आपका एडवर्ब से शुरू हो, ठीक है, कि कभी भी कोई सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू हो, इस चीज को आप हमेशा से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है मैं आपको समझाता हूं। ज्यादा क्वेश्चन आता है इसी से, नो सूनर, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ठीक है। कभी भी कोई आपके सेंटेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज में और ले लो, नेवर, नॉट, ठीक है। कभी भी कोई सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू हो ना तो उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि उसमें इन्वर्जन का यूज किया जाता है। और अगर सेंटेंस किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो, जैसे ये सारे नेगेटिव एडवर्ब है, तो उनमें फिर पार्शियल इन्वर्जन यूज करते हैं। अगर आपको पार्शियल इन्वर्जन के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी इनसे शुरू हो रहे हो आपके सेंटेंस, तो आप क्या करोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, एक हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर लिखोगे सब्जेक्ट, और फिर लिखोगे क्या, मेन वर्ब। ऐसे लिखा दो, ठीक है। जब भी सेंटेंस इससे शुरू हो रहे हो, नो सूनर से, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नेवर, नॉट, इनसे अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, फिर आप क्या करोगे, इसका हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन। तो नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस अपने साथ पार्शियल इन्वर्जन लेके चलते हैं, ठीक है। तो नो सूनर द प्लेन, इन्होंने क्या लिख दिया, नो सूनर क्या था, प्लेन, सब्जेक्ट लिख दिया, गलत हो जाएगा। वो आपकी सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या कर देंगे, नो सूनर डिड द प्लेन लैंड, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, लैंडेड, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है डिड, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट द प्लेन, और फिर इसकी मेन वर्ब, डिड के, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करती है, इस करके मैंने लैंड लिख दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द प्लेन लैंड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट। ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जितनी बात, कोई डाउट इस बात में? तो आज के सेशन में इतना ही हम सीखेंगे, और चलते चलते मैं आपको कुछ अपने इनिशिएटिव जो है हमारे हैं सिविल स्टाफ हिमाचल के, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें से कुछ फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं और कुछ आपके पेड इनिशिएटिव्स भी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इन जितने भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि हमें अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनहांस करना है, और इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो भी आपकी जो अटेम्प्ट होगी, ठीक है, अपकमिंग अटेम्प्ट होगी, इसी में हमें एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस कोर्स के लिए स्पेशली आप इस कोर्स के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के लिए जो हमारा कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल फीस जिसकी हमने रखी हुई है, ठीक है, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी जाते हैं तो आपको 15 से 20 हजार वहां पे भरने पड़ते हैं, और भी बहुत सारे साथ में एक्सपेंसेस आपके जुड़ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के। लेकिन आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठकर ही तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपए में, ठीक है। तो आपका ये जो कोर्स है, ठीक है, ये 15 जून से हमारा शुरू हुआ है, और साथ ही साथ में क्या है कि ये इसके बैचेस आपके चलते रहेंगे। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी करनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और उस पर व्हाट्सएप से भी आप क्वेरी अपनी रेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप फ्री इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहते तो हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं, जिसमें एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, ठीक है, वो है करंट अफेयर मैगजीन, बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और एचपी जीके एमसीक्यू। ये सारे ही आपके फ्री इनिशिएटिव है, इसके लिए आपसे कोई भी एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा।
लेकिन अगर आप अपनी तैयारी थोड़े एडवांस लेवल पर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जो कि आप देख ही सकते हो कि एचपीएस के लिए ऑफलाइन या लाइव कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है, और एचपीएस ऑनलाइन कोर्स के लिए भी आपकी जो स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। और आप इस जितने भी हमारे जो पेड इनिशिएटिव है, एनटी के लिए, एसआई के लिए, क्लर्क के लिए, सभी के जो हमारे जो पेड इनिशिएटिव्स हैं उन पे आप पॉज कर एक बार जरूर नजर दीजिएगा। हो सकता है कि यही आपकी जिंदगी बदलने वाले हो, ठीक है। तो आज के सेशन में इतने ही, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आगे बढ़ते रहेंगे आने वाले अपने जितने भी हमारे सेशंस जो फ्री सेशंस है, ठीक है, उनमें मैं आपके लिए कुछ नई नई चीजें लेके आऊंगा जो एक्सपेक्टेड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आज एरर डिटेक्शन किया है, तो हो सकता है अगली क्लास में हम स्पेलिंग टेस्ट करें, ब्लैंक्स करें, है ना, ब्लैंक्स के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा अपने आने वाले सेशंस में। तो आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।